हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं, जो कि आज ये छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड ये वीडियो होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का, और इसके साथ साथ जो अमेंडमेंट हुआ था 2021 में रेंट कंट्रोल एक्ट में, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी में, उसके भी बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा रहेगा वो MCQ क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, और उसी MCQ क्वेश्चन बेस्ड के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ ये डील करने वाला हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी कंडक्ट करवा दिया है, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का है, 2012 का है और 2014 का है। अगर आप लोगों ने उस सेशन को अटेंड नहीं किया तो आप उस सेशन को देख सकते हैं, और वहाँ पे 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, और उसी 100 क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाया है। और इसके बाद ये रेंट कंट्रोल एक्ट लगाने के बाद, इसका वीडियो अपलोड होने के बाद, मैं आप लोगों के लिए तुरंत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी एक वीडियो लगाने वाला हूं, जो कि इसी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। उसको भी आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी होगा इस चैनल से आपको UP-PCS के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ का यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, और साथ साथ में अभी RGS आने वाला है, और उसके साथ साथ उत्तराखंड आने वाला है। जो भी जिसकी भी वैकेंसी आएगी जो UP-PCS जे से रिलेटेड है, मीन्स कि किसी भी स्टेट के PCS जे से रिलेटेड है, उन सभी के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011, द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, इसी का जो MCQ आया है, उन्हीं सभी MCQ के बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा MCQ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना देर किए हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 कब से प्रभावित हुआ। तो ये 2011 की बात कर रही है, कब से प्रभावित हुआ। तो दोस्तों, आपको ये डेट एज यूजुअल लर्न कर लेना है कि 6 नवंबर 2012 से 2011 में ये आया था, और 2012 में ये क्या हो गया, ये प्रभावी हो गया। 6 नवंबर 2012 से ये लागू हो गया। कहाँ पे ये लागू हो गया दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के जो भी मैं बात करूँगा इस सेशन में, वो छत्तीसगढ़ के ही रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 14 द्वारा निर्देशित किया गया। अब 2014 का जो धारा इनका 14 था, वो किसके द्वारा निर्देशित कर दिया गया, तो उसको किसके द्वारा हटा दिया गया था? तो छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत इसको क्या कर दिया गया, धारा 14 को इनके समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सेक्शन भी नहीं है, इसमें 13-14 सेक्शंस के बारे में बात किया गया। ये बहुत छोटा एक्ट है, इसको मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस भी किसी दिन करने वाला हूँ। अभी मैं सोचा कि आपके लिए पहले MCQ दे दूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा MCQ से फैमिलियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद से जब हम डिटेल क्लासेस कर लेंगे तो आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमारे पास दोस्तों उतना टाइम भी नहीं है, 26 तारीख को एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होने वाला है, उसीलिए थोड़ा सा इसको हम रैपिड फायर लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम लागू है विस्तार से, मीन्स कि इसका कहाँ कहाँ विस्तार है। तो आप सभी लोगों को पता है, जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, तो अब यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात नहीं चलेगी, अब यहाँ पे बात चलेगी, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर बताया गया है वो B और C, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बताया गया है कि B और C दोनों जगह ये लागू है। B में क्या है, नगर पालिका क्षेत्र में जो राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट है, और C वाले में क्या बात कर रहा है, अन्य क्षेत्रों में जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मीन्स कि जहाँ से वो बताया जाएगा वहाँ पे ये लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए और भी जो लॉ है हमारे पास, जैसे IPC है, CPC है, CRPC है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो दोस्तों 31 अक्टूबर ये डेट आप लर्न करके रखिएगा। ये UP-PCS जे में भी पूछा गया था। 31 अक्टूबर 2019 को हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था, और उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने की वजह से पूरा जो कानून है वो संपूर्ण भारत पर अब लागू होने लगा है। अब एक्सेप्ट J&K नहीं रह गया। तो ये भी आप बात यहाँ से लर्न करके रखेंगे। और ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेंट कंट्रोल एक्ट की बात कर रहे हैं, और रेंट कंट्रोल एक्ट के वजह से जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जा रहा है वो B और C, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया में लगाने की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला इसका सफिशिएंट आंसर होगा, एप्रोप्रिएट आंसर इसका यही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वास सुविधा मीन्स कि एकोमोडेशन किसको कहते हैं, जहाँ पे लोग अपना निवास रहते हैं, एकोमोडेशन में सम्मिलित नहीं है। अब एकोमोडेशन में क्या सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। A और B दोनों सम्मिलित नहीं है। ए वाले में क्या कर रहा है, केवल आवासीय भवन इसमें सम्मिलित नहीं होगा। बी में क्या हो रहा है, केवल गैर आवासीय भवन इसमें सम्मिलित नहीं होगा। अब इसमें C ऑप्शन देख लीजिए, एक बच रहा है आवासीय और गैर आवासीय भवन
या भवन का भाग जो किराए पर दिया गया हो वो एकोमोडेशन हो सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है आदतन व्यतिक्रम को किस धारा में परिभाषित किया गया है। मीन्स की जो जिनका नेचर में आ गया है, जो व्यतिक्रम करते हैं, जो लेट करते हैं, इनको किस धारा में परिभाषित किया गया। तो दोस्तों धारा 2 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत इनको परिभाषित किया गया। जो इनका डेफिनेशन क्लॉजेज होता है, जो सेक्शन 2 में दिया होता है, वो दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और वो हर एक लॉ का इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग CPC पढ़ते हैं तो CPC के सेक्शन नंबर 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें इतने क्लॉजेज दिए हैं। फिर उसके बाद से जब हम CRPC पढ़ते हैं तो उसमें भी तो पूरा हमारा ZXYZ तक दिया है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेम एज यूजुअल उसी तरह यहाँ पे भी इसका जो सेक्शन नंबर 2 है जिसमें डेफिनेशन क्लॉजेस के बारे में बताया वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आदतन व्यतिक्रम के बारे में बताया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 2 का सब क्लॉज 4 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आदतन व्यतिक्रम से अभिप्रेत है। अब इसका मतलब क्या होता है, आदतन व्यतिक्रम से क्या मतलब होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा वो C होगा। ऐसे किराएदार जो 12 माह की कालावधि में 3 या 3 से अधिक बार भवन स्वामी को किराया देने में असफल रहता है। मीन्स कि जो डिफाल्टर हो जाता है उसी डिफाल्टर के बारे में बात कर रहा है कि एक साल में 12 महीना होता है। अगर 12 महीने के अंदर वो 3 बार किराया देने में क्या हो जाता है, 3 से अधिक बार भवन स्वामी को, मीन्स की जो लैंडलॉर्ड है जिसका मकान है उसको अगर किराया देने में वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आदतन व्यतिक्रम कहते हैं। तो यही आंसर इसका अप्रोप्रिएट होगा। और इसी तरह से आपको दोस्तों लर्न करके रखना है। जैसे आप लर्न किए रहेंगे इसमें से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं बन सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन बनता है और 3 से 4 क्वेश्चन आता है। बस आपको डराने के लिए ये एक्ट दिया जाता है कि हाँ वहाँ का रेंट कंट्रोल एक्ट है, फिर वहाँ पे जो हमारा है क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें शामिल है, फिर उसके बाद से कोर्ट फीस एक्ट है। तो इसमें से 3 से 2 यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप प्रीवियस ईयर लेक्चर हमारा देखेंगे तो उसमें मैंने दिखाया भी है आपको कि हाँ CPC से कितना क्वेश्चन आ रहा है, CRPC से कितना क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से कितने नंबर को आप क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को आप वॉच करते हैं तो वहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्या केस लॉ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल केस लॉ से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैंने 2 साल का पेपर मैंने सॉल्व किया, 2012 का और 2014 का, उसमें एक भी केस लॉ का जिक्र नहीं किया गया। और अगर हम फिर 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे, 2020 तक का हम पूरा पेपर जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के द्वारा कराया गया उन सभी को एनालिसिस करेंगे। अगर उसमें कहीं केस लॉ पूछा गया है तो वो देखेंगे कि कहाँ से केस लॉ पूछा गया। अगर केस लॉ पूछ रहा है तो मैं केस लॉ का भी सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि नंबर हमको नहीं कटने देना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग UP PCSJ का एग्जामिनेशन दिए हैं और साथ ही साथ अब आंसर की भी आ चुका है जो कि ऑफिशियली आंसर की है। आप सभी लोग मैच भी कर चुके होंगे कि हम कितना मार्क्स हमारा आ रहा है। तो अब आप मैच कर लिए होंगे, आप देख भी लिए होंगे कि हाँ क्या मैं मेन एग्जामिनेशन लिखने लायक हूँ कि नहीं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हाँ मैं मेन एग्जामिनेशन लिखने लायक हूँ और मैंने छत्तीसगढ़ का फॉर्म भी फिल करके रखा है, तो दोस्तों मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि यही रिक्वेस्ट भी रहेगा कि अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो फॉर्म फिल किया तो प्रिपरेशन तो ऑलरेडी है ही है, आपको थोड़ा ही सा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। CPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, TPA, ये सारे चीज़ें तो आप लोगों ने UP PCSJ के लिए ही पढ़ा था। बस इसमें का जो 4-5 लोकल लॉ है उसको पढ़ लीजिए और एग्जामिनेशन दे आइए। अगर हो जाता है तो प्री का जो मेन एग्जामिनेशन आप छत्तीसगढ़ का भी दीजिएगा और उसके साथ साथ UPJ का भी दीजिएगा। और इसमें टाइम भी बहुत कम लगने वाला है, 26 तारीख के बाद आप फ्री हो जाएंगे। बस थोड़ा सा इस पर टाइम दीजिए, आपका सारा निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भवन स्वामी के अंतर्गत नहीं आता है। भवन स्वामी के अंतर्गत कौन नहीं आता है, किसको माना जाता है कि भवन स्वामी नहीं है, दैसे इसका करेक्ट आंसर होगा D होगा। भूस्वामी के आश्रित जो होते हैं, मीन्स कि जो जिसका लैंड रहता है, जिसका ज़मीन रहता है, उसके जो आश्रित होते हैं उसको भवन स्वामी के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ये लैंड कंट्रोल एक्ट के बारे में, रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में, इसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बारे में बात कर रहे हैं। किराएदार से अभिप्रेत। अब किराएदार किसको कहते हैं, किराएदार का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो C आपका करेक्ट आंसर होगा। A और B दोनों की बात कर रहा है वह व्यक्ति जिसके द्वारा किराया दे है, और B वाले में बात कर रहा है वह व्यक्ति जो अभिगृहित की समाप्ति के पश्चात कब्जा निरंतर बनाए रखता है, उसी को किराएदार से अभिप्रेत कहते हैं, उसी को किराएदारी के बारे में बताया था। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका होगा A और B इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। इस अधिनियम के प्रावधान कुछ बातों पर लागू नहीं होता है कि धारा में कहा गया है। अब धारा में क्या कहा गया है, तो 9 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो A वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये धारा 3 की बात कर रहा है। जब हम पूरा ये धारा को आपके सामने डिकोड करेंगे तो आपको वहाँ पे बताएंगे कि हाँ धारा 3 में क्या कहा है, धारा 4 में क्या कहा है, धारा 2 में कितने डेफिनेशन क्लॉसेस के बारे में बताया है। अभी आप बस दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ धारा 3 में इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की कोई बात लागू नहीं होगी। अब जो इसकी बात होती है कहाँ पर लागू नहीं होगी, तो
इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उपर्युक्त सभी होगा। ये निगम से संबंधित कोई वास स्थान पर लागू नहीं होगा, सरकार के स्वामित्व से संबंध स्थान पर ये लागू नहीं होगा, यहाँ पे भी लागू नहीं होगा, सरकार द्वारा लोक हित में छूट प्रदान किए गए भवनों पर भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की बात कर रहा है, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन निगेटिव टर्मिनोलॉजी में पूछा कि ये लागू नहीं होगा, तो इन सभी जगहों पे ये लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया है टेनेंसी एग्रीमेंट से आप क्या संबंधित धारा, जो टेनेंसी एग्रीमेंट कराया जाता है इससे रिलेटेड कौन सी धारा है, तो इससे रिलेटेड धारा 2 है दोस्तों, धारा 4 में इसके बारे में बताया गया है कि टेनेंसी एग्रीमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी स्थान मीन्स वास सुविधा मीन्स की एकोमोडेशन को भाड़े पर न दिए जाने नहीं देगा नहीं लेगा, तो ये किस तारीख से है, तो इसका जो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। लिखित के करार निष्पादन किए बिना अगर आप दे रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, पहले उसका निगोशिएबल क्या कहते हैं, उसका लिखित कराएंगे, रजिस्ट्री की मीन्स की निष्पादन लिखित के करार निष्पादित किए बिना आप नहीं दे सकते हैं, मीन्स कि आपको लिखना पढ़ना पड़ेगा कि हाँ किस तारीख से मैंने इनको दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, किस धारा में कहा गया है कि बिना लिखित करार के कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी भी वास स्थान मीन्स की एकोमोडेशन की बात कर रहा है को भाड़े पर न देगा न लेगा, न किसी प्रकार से वो देगा न कोई लेगा जब तक उसका रिटेन नहीं हो जाता, रिटेन एग्रीमेंट नहीं बन जाता, ये बताया गया धारा 4 के अंतर्गत ये बताया गया। ये बातें सिंपली है, एज यूजुअल आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, अधिनियम प्रारंभ होने के पूर्व अभिगृहित के संबंध में निम्न कथनों में सत्य कथन कौन सा है। अब इसमें सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, वो सत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों इसका सत्य कथन है उपर्युक्त सभी है, सभी बातें जो इसमें बताई जा रही हैं सभी वो बातें सत्य हो रही हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, पेपर दिया होगा, तो अब क्वेश्चन रीजन और असर्शन बेस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें लोग फंसा देते हैं, और फंसाते कहाँ पे हैं, हमको ऑप्शन में दे करके फंसा देते हैं, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे डिकोड करने की आवश्यकता है और उसी चीज़ पे ज़्यादा हमें फोकस करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे ए बता रहा है, यदि कोई अनुबंध पहले ही निष्पादित हो गया है तो उसे भाड़ा नियंत्रण के समक्ष फाइल किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कर रहा है, यदि कोई अनुबंध निष्पादित नहीं हुआ है तो भवन स्वामी और किराएदार उस अभिगृहित संबंधी अनुबंध लिखित में निष्पादन करेगा और उसे भाड़ा नियंत्रण के समक्ष यथावत दर्ज करेगा। और थर्ड वाले में बात कर रहा है, उक्त ए एवं बी के न होने पर भवन स्वामी और किराएदार पृथक रूप से ऐसी अभिगृहित के बारे में जानकारी देगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, वास सुविधा के लिए भाड़ा तय किया जाता है। अब किसके द्वारा ये भाड़ा तय किया जाता है, तो दोस्तों ये भाड़ा तय किया जाता है भवन स्वामी और किराएदार के बीच। भाई जो लेगा वही तो तय करेगा, जो देगा वही तो तय करेगा, तीसरा आदमी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, भाड़ा देय होता है। अगर ये भाड़ा किसको देय होता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी और सी होगा। आगामी माह के 15 दिन तक और जिस दिन भाड़ा देने की सहमति हुई है उसी दिन तो आप भाड़ा देंगे। ये नॉर्मल लॉजिक से भी आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देखते रहिए, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम का ये मैं जो भी सेशन ले रहा हूँ ये रेंट कंट्रोल एक्ट है छत्तीसगढ़ जुडिशरी का। फिर भाड़ा किराएदार और भवन स्वामी के आपसी सहमति से तय होता है। किस सेक्शन में ये बताया गया है कि आपसी सहमति से तय होता है, तो धारा 5 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भी रेंट के बारे में जो भी एग्रीमेंट किया जाता है तो दोनों पक्षकारों को आपसी से सहमत करना होता है कि हाँ मैं भाड़ा 3000 रुपया लूंगा, तो वो कहेगा कि हाँ हम ठीक है भाड़ा 3000 रुपया आप देंगे, हम मैं भाड़ा 3000 लूंगा, तो ये आपसी सहमति से तय होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन होता है। अब ये इसका गठन कहाँ पे होता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी वाला कैसे होगा, धारा 6 के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो भाड़ा नियंत्रण, जो भाड़ा को हम कंट्रोल करते हैं उसका गठन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, तो धारा 6 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन कौन करता है। अब इसका नियंत्रण कौन करता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का वो ए होगा, वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। मीन्स कि छत्तीसगढ़ का अगर हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अगर यूपी के कंट्रोल को हम लोग पढ़ते तो यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे तय करती, यूपी का रेंट कंट्रोल एक्ट रहता, तो जहां पे होता है उस राज्य का राज्य सरकार उसको करता है। मीन्स आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, अधिनियम की धारा 6 के अधीन भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन किए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये कहाँ पे प्रावधान है, किसके अंतर्गत दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अधिनियम के प्रभाव होने की तारीख से 30 दिन के भीतर इसके बारे में बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन किया जाता है, अब ये किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है? तो दोस्तों इसका उपर्युक्त आंसर होगा डी होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, जो ये तीनों बातें बताई गई हैं, इन तीनों में से कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है जो इसके बारे में बताता है, तो ये हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों जहाँ पे टाइम लेके समझाने लायक रह रहा है, मैं उसको समझाने का आपको प्रयास 100% कर रहा हूँ, और साथ साथ जब मैं इसका डिटेल लेक्चर लेकर के आऊँगा तो मैं सभी टर्मिनोलॉजीज़ को आपको समझा दूंगा, और वो ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं होगा, 30 से 25 मिनट का होगा। 25 से 30 मिनट में पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें 13 से 14 सेक्शन ही बताया गया है, और इसमें जो 3-4 शेड्यूल हैं उसी 3-4 शेड्यूल के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। राज्य सरकार भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन करता है? अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके लेवल का है, किस संविधान के अनुच्छेद में। तो आप लोगों ने कल भी देखा होगा कि ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही थी, जब मैं कल वो करा रहा था 2014 का पेपर करा रहा था, तो 2014 के पेपर में ये भी था कि ट्रिब्यूनल गठन करने की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ दी गई है, तो वो आर्टिकल नंबर 323 ख के अंतर्गत, मीन्स की बी के अंतर्गत ये बात बताई गई थी। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे भी आ गया, ये पेपर में एज यूजुअल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर हमारा देखेंगे तो उसमें समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार, स्वायत्त एवं दायित्व का मामला किराया नियंत्रण अधिकरण के समक्ष विचारणीय है। ऐसे मामले में जो 23 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और बी वाले में देखिए क्या बताया जा रहा है, विधि न्यायालयों द्वारा संपत्ति के अंतरण या संपत्ति पर स्वामित्व के विवादों से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता रहेगा। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात बताई गई। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, अब ये किसको नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये राज्य सरकार को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि इसके बारे में डिसीजन कौन लेता है? तो आप लोगों को ऑलरेडी ही पता है कि इसका नियंत्रण जो करता है, जो रेगुलेट करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो वो राज्य सरकार ही, स्टेट गवर्नमेंट ही इसको भी डील करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो अब बात अध्यक्ष की आ जाती है, तो अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए, करने का तो काम स्टेट गवर्नमेंट कर रहा था, लेकिन अध्यक्ष नियुक्त करने की बात कर रही है तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, और सेकंड जो है सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को। मीन्स कि आप हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को कर सकते हैं, या तो नियुक्त कर सकते हैं, या किसी जिला डिस्ट्रिक्ट जज के, मीन्स कि किसी डिस्ट्रिक्ट जज को जो कि रिटायर्ड हैं उनको आप नियुक्त कर सकते हैं। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण में कुल कितने सदस्य होंगे? अब ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसमें टोटल कितने सदस्य होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे डी वाला इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। और इसमें क्या बताया जा रहा है, जो राज्य सरकार समय समय पर विनिश्चित करे किंतु किसी भी समय 2 से कम सदस्य नहीं होंगे। यहाँ पे बात बता दिया है, जो राज्य सरकार जिस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिस प्रकार का ऑर्डिनेंस वो देगा, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया जाएगा, लेकिन कभी भी 2 से कम नहीं होंगे यहाँ पे जो मेंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है, अब किसके द्वारा की जाती है? सेक्शन 27 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। सदस्यों में से किसी एक सदस्य को यहाँ पे किया जा सकता है, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। देखिए यहाँ पे दे रहा है, अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से, जो अधिकरण बना है उसके क्रियाशील होने की तिथि से, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 का दोस्तों, ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। ए वाले में क्या बात कर रहा है, समस्त न्यायालयों का कार्य क्षेत्र अपवर्जित माना जाएगा। बी में क्या बताया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय का संविधान के अनुच्छेद 136 मीन्स की एसएलपी की बात की जा रही है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में था, आर्टिकल नंबर 136 जहां पे आ जा रहा है वो स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में, कि केंद्र के अंतर्गत अधिकारिता अपवर्जित नहीं होगी। और सी में बताया जा रहा है, तत्काल पूर्व किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित समस्त प्रकरणों के पुराने अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जारी रहेगी। तो ये तीनों बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और दोस्तों आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन से ये कोरिलेट करके बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो और इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे ये 323 ख वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 136 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि इन दोनों का रेंट कंट्रोल एक्ट में बड़ा योगदान होता है। एसएलपी में भी, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन होता है, जिसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपना स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकते हैं, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही में आप एसएलपी लगा सकते हैं। और ये जो बात कर रहा है ये ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है, अधिकरण का किस तरह से गठन होगा। तो ये दोनों आप लर्न करके रखिएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डील कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। अधिनियम लागू होने के बाद पूर्व लंबित मामले निपटाए जाएंगे। अगर अधिनियम कहीं लागू हो गया है, रेंट कंट्रोल एक्ट किसी भी राज्य में बन गया, तो कब तक निपटाया जाएगा? पुराने अधिनियम के अनुसार ही उसको निपटाने का कोशिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण की स्थापना अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत की जाती है? जो भाड़ा नियंत्रण है उसकी स्थापना तो धारा 7 के अंतर्गत इसके किया जाता है। इसका यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण की स्थापना की जाती है। अब ये दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपको बार बार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस की राज्य सरकार के बारे में बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। जो राज्य सरकार होगी उसी राज्य सरकार के द्वारा इसका किया जाएगा क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रक किसे नियुक्त किया जा सकता है? अब भाड़ा नियंत्रक किसको नियुक्त किया जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अथॉरिटेटिव की बात की जा रही है कि कौन अथॉरिटी होगा। उप जिला अधिकारी की श्रेणी से अंतिम पंक्ति में किसी अधिकारी को यहाँ पे भाड़ा नियंत्रक यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। 33 में बात कर रहा है भाड़ा नियंत्रक के कार्य का निर्धारण कौन करता है? तो 33 का दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इस यहाँ पे जिला कलेक्टर की बात की जा रही है और जिला कलेक्टर के द्वारा ये कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रक किसके अधीन होता है? तो जो भाड़ा नियंत्रक होता है किसके अधीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। भाड़ा नियंत्रक अधिकरण के अधीन होता है, मींस कि ट्राइब्यूनल के अधीन होता है। ट्राइब्यूनल इसके ऊपर काम करता है। और ट्राइब्यूनल की बात की जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल नंबर 223 ख वाले में बात की जा रही थी, वहां पे भी आपने इसको ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की शक्तियां एवं कृत्य किस धारा में दी गई हैं? अब रेंट कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है कि कहां पे दी है, तो दिए साफ साफ धारा 8 में। ये इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन बन रहा है और इंडेक्स मैं आपको लर्न करा दूंगा। दोस्तों ऑलरेडी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंडेक्स आपको लर्न करा के रखा है। हमारे PCSJ के आप उसमें जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने साथ साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी मैंने करा के रखा है, इंडियन एविडेंस एक्ट का भी मैंने करा के रखा है। PCSJ वाले में ही मिलेगा, उस पर जो आपको थंबनेल लगा मिलेगा वो PCSJ का लगा मिलेगा, लेकिन वो सभी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चाहेंगे तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं अगर आपको जल्दी जल्दी कवर करना है तो। और साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ आपको CRPC को भी मैंने कवर करवाया है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बार UP PCSJ में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से इन्होंने गेम किया है इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन दे करके। और वही इंडेक्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो मान लीजिए चलिए आप 10 क्वेश्चन प्लस रहेंगे। मैं पूरा तो नहीं कर सकता लेकिन 8-10 क्वेश्चन आप प्लस रहेंगे अगर इंडेक्स आप लर्न करके रखे रहेंगे, अगर आप रेंज अच्छे से एनालिसिस करके रखे रहेंगे कि हम किस चैप्टर में क्या दिया है और किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन तक दिया है। मैं आपको वो प्लेस बता सकता हूँ जहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब लर्न करना दोस्तों अब आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्तियां हैं। अब इनके शक्तियों के बारे में देखिए कि इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो दोस्तों इनके पास सभी शक्तियां, उपयुक्त सभी शक्तियां। यह सुनिश्चित करना और समन करना कि सदैव इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भाड़ा नियंत्रण कार्यशील हो। मीन्स कि ये बार बार ये देखते रहेंगे, जांच करते रहेंगे कि हाँ अच्छे से चल रहा है ना जो हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट है। भाड़ा नियंत्रण के किसी आदेश में व्यथित समस्त व्यक्तियों के आवेदन पर विचार हेतु अपील प्राधिकरण के रूप में इस प्रकार से अगर वो काम कर रहा है तो वो एप्रोप्रिएट है। अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति इनके पास है। तो उपयुक्त जो सभी है ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रक की शक्ति और कृत्य अधिनियम में किस धारा में दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 9 के अंतर्गत इसको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां हैं। अब किसके पास इसकी शक्ति है और किसके पास इसकी शक्ति है? तो दोस्तों उपर्युक्त सभी के पास इसकी शक्ति है। भवन स्वामी और किराएदार के बीच विवादों का निराकरण के लिए इसके पास शक्ति है। बी में भवन स्वामी तथा किराएदारों को प्राप्त अधिकार सुनिश्चित करना, ये भी सही है। और सी वाले में इस अधिनियम के अंतर्गत भवन स्वामी तथा किराएदारों की बाध्यता पूर्ववर्तित करना, उपयुक्त सभी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस करेक्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। यहाँ पे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष सभी कार्यवाही सामान्यतः पूरी कर ली जानी चाहिए। अब कितने दिनों के अंतर्गत पूरी कर ली जानी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला होगा। ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। ए में प्रत्यार्थी को समन जारी किए जाने की प्रथम उपस्थिति की तिथि से 6 माह के भीतर, यहाँ पे एक लिमिटेशन पीरियड भी दे दिया 6 माह के भीतर। और बी में दे रहा है प्रत्यार्थी को जिस तारीख से एक पक्षीय घोषित किया गया है उसकी तिथि से 6 माह के भीतर यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये इस टाइप का लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रक
भाड़ा नियंत्रण अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब किस प्रकार की प्रक्रिया उनके द्वारा अपनाई जाएगी, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा, स्वयं द्वारा विनियमित प्रक्रिया के द्वारा इसको अपनाने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण स्थान दे सकेगा, स्थगन दे सकेगा। अब ये किसको स्थगन अपना देगा, तो 41 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लिखित आवेदन प्राप्त होने एवं कारण अभिलिखित करने के बाद ही इसको किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। देखिए अपीलीय शक्तियां प्राप्त हैं। अब अपील करने की शक्ति के बारे में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे अपील करेंगे, कहाँ पे अपील करेंगे, क्या आपके पास कोई अपील करने का भी प्रोविजन दिया है, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे अपील करने का भी प्रोविजन दिया है और इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को ये अपील करने का भी यहाँ पे राइट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अब ये किसके पास शक्ति प्राप्त है कि अगर इनकी अवमानना हो रहा है, तो दोस्तों इसका 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को इसके पास शक्ति है कि अगर आप इस तरह से कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को, भाड़ा नियंत्रक अधिनियम की भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही विधिक कार्यवाही मानी जाएगी। किसके अंतर्गत माना जाएगा कि ये जो काम हो रहा है वो विधिक कार्यवाही, तो उपर्युक्त सभी धारा 193, धारा 228 और धारा 196 के अंतर्गत ये माना जाएगा। ये किसके अंतर्गत माना जाएगा, भारतीय दंड संहिता के किसी धारा के अंतर्गत कार्यवाही विधिक कार्यवाही मानी जाएगी। धारा 193, 196 और 228 के अंतर्गत इसको ओरिजिनली विधिक कार्यवाही मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, भाड़ा नियंत्रण को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल कोर्ट माना जाता है। कब उसको सिविल कोर्ट माना जाता है और किसके अकॉर्डिंग उसको सिविल कोर्ट माना जाता है, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर सी होगा। उपर्युक्त ए एवं बी दोनों प्रयोजनों के लिए, धारा 195 के प्रयोजन के लिए और धारा अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन का ढंग किस धारा में दिया गया। अब उसके निष्पादन का जो ढंग दिया गया है, जो तरीका दिया है, धारा नंबर 11 में, मीन्स की सेक्शन नंबर 11 में इसके बारे में प्रिस्क्राइब किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, यहाँ पे आदेश का निष्पादन कराया जाएगा। अब जो आदेश दिया जाता है उसका निष्पादन किसके द्वारा कराया जाएगा, तो इसका दोस्तों 47 का करेक्ट आंसर ए होगा, भाड़ा नियंत्रक के द्वारा इसका निष्पादन करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन का ढंग होगा, जो हम लोग निष्पादन करेंगे उसका ढंग क्या होगा, उपर्युक्त सभी होगा। यहाँ पे चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए, अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए, वेतन एवं भत्ते की कुर्की के लिए, तो ये सभी के लिए ये कराया जाएगा। तो 48 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, यहाँ पे बात करते हैं साथियों। तो देखिए यहाँ पे अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश का निष्पादन धारा 11 में दिए गए ढंगों में से किया जा सकता है। अब ये कौन सा ढंग दिया, उसी ढंग के अंतर्गत करना है। 49 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक या एक से अधिक के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं, कब्जे की प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से कितने माह के भीतर यदि किराएदार फीस रिक्त नहीं करता है तो उसे अंतःकालीन लाभ का भुगतान करना पड़ेगा। तो जो 50 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 3 माह के अंतर्गत उनको भुगतान करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51 की यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पे अंतःकालीन लाभ से क्या मतलब होता है, अब क्या आप समझते हैं अंतःकालीन लाभ किसको कहा जाता है, तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आवासीय सुविधा के मामले में भाड़े की दर का 2 गुना होना, बी वाले में व्यावसायिक वास सुविधा पर भाड़े की दर का 3 गुना होना, और तीसरे में बताया जा रहा है यदि कब्जे की त्वरित प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो भाड़े की दर का तिगुना होना। उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं। यहाँ पे अंतःकालीन लाभ भाड़े की दर से कितना हो सकता है, तो अभी आप लोगों ने देखा 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, 5 गुना यहाँ पे हो जाएगा। अंतःकालीन लाभ भाड़े की दर से 5 गुना हो सकता है। यहाँ पे 5 गुने की बात कर रहा है, 3 गुने की बात नहीं कर रहा है। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस बुक यहाँ पे 5 गुना यहाँ पे बताया जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, भाड़ा नियंत्रण धारा 11 के अंतर्गत दिए गए निष्पादन के आवेदन का निस्तारण विरोध पक्षकार को सूचित तामील होने की तारीख से कितने दिनों के भीतर किया जाएगा, जो 53 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे 45 दिन का एक टाइम दिया जा रहा है और उसी टाइम पीरियड में इनको निष्पादन करना है। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं, सही सुमेलित युक्त नहीं है। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित युक्त नहीं है, तो 54 का जो आपका दोस्तों हो जाएगा वो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं, किराएदार एवं भवन स्वामी दोनों के अधिकार के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। अब देखिए अनुसूची 1 में किराएदार और अधिकार के बारे में बताया गया, अनुसूची 2 में भवन स्वामी के अधिकार के बारे में बताया गया, अनुसूची 3 में भवन स्वामी की बाध्यताएं के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे इसके पास 4 शेड्यूल दिया गया है, रेंट कंट्रोल एक्ट में 4 शेड्यूल दिया गया। उन चारों शेड्यूल को मैं अपने एक वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये चारों शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी के रेंट कंट्रोल एक्ट की। तो
क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। भवन स्वामी यदि अनुसूची 1 के अंतर्गत किराएदार को प्राप्त अधिकारों से वंचित करने का जानबूझकर कोई प्रयास या कार्य करता है तो वह दंडनीय होगा। तो दोस्तों जो 55 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उपर्युक्त ए या बी दोनों में से, ए में से या चाहे बी में 5,000 रुपये से अधिक जुर्माने से, और सेकंड वाला बात कर रहा है 3 माह से अधिक कालावधि के कारावास से, तो दोनों से जुर्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं। यदि किराएदार अनुसूची 2 में भवन स्वामी को प्राप्त अधिकारों से वंचित करने का प्रयास या कार्य करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा। तो दोस्तों इसमें सी के अकॉर्डिंग दंडित किया जाएगा। 5,000 रुपये से अधिक जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 की यहाँ पे बात करते हैं। मकान मालिक वास सुविधा को खाली कराने हेतु किराएदार के बेदखल करने का दबाव बनाने के लिए गैर कानूनी तरीकों का प्रयोग करता है वह दंडित किया जा सकेगा। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ए और बी की बात कर रहा है। ए 5,000 रुपये से अधिक जुर्माने से, और बी वाले बात कर रहा है 3 माह से अधिक साधारण कारावास से। तो इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे रहा है मकान मालिक जानबूझकर किराएदार को जल आपूर्ति विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है, मकान मालिक दंडित किया जाएगा। अगर इस प्रकार से मकान मालिक के द्वारा एक्ट किया जा रहा है तो वो 5,000 रुपये से अधिक के जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 में बताया जा रहा है किराएदार के स्थान को जिस प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिया गया उसे भिन्न प्रयोजन उपयोग में लाता है तो वो दंडित किया जा सकेगा। तो 59 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बी और सी से दंडित किया जाएगा 5,000 रुपये से अधिक जुर्माने से और 3 माह से अधिक कारावास से उसको दंडित किया जाएगा। अगर वो रेंट पे लिया है किसी लॉफुल एक्ट को करने के लिए, अगर वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा है तो उसके केस में इस प्रकार का किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण के आदेश से पीड़ित मकान मालिक या किराएदार अपील कर सकता है। तो कहाँ पे अपील कर सकता है? 60 का यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर होगा। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को ये अपील किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील जो होती है वो प्रस्तुत की जा सकती है। तो 61 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर डी होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई कहीं भी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं। अपील करने का प्रावधान किस धारा में है? अब अपील करने का प्रावधान आप लोगों ने कई बार देखा है, तो धारा 13 में अपील करने के प्रावधान के बारे में बताया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेशन का, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट का है, इसका लास्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है? तो 63 का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ये 13 क के अंतर्गत दिया गया है, जो कि अमेंड करके 2021 में इसको डाला गया। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। इसमें पूरा 63 क्वेश्चन था। उन सभी 63 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया है। और इस वीडियो के अपलोड होने के तुरंत बाद दोस्तों आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी रिलेटेड आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उनको जरूर देखिएगा, और संभवतः पॉसिबल होगा हमारे पास अगर टाइम बचता है तो मैं छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2015 का भी पेपर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जितने भी, जैसे कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है जो कि 1959 का है, इसका भी जो MCQ सेशन होगा वो MCQ सेशन हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर के आने वाले। मीन्स कि आप ये समझ के चलिए कि इस चैनल पर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करने का मौका दिया जा रहा है। मीन्स कि जो एग्जामिनेशन में आपके पूछा जाएगा उसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं यहाँ पे बात करूंगा। दोस्तों आप लोगों ने UP PCS जे में भी देखा होगा कि जो मैं बताया था उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। मेरी बात मानिए कि आप लोग इंडेक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड हो गया वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब इंडेक्स सेंट्रिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।